नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 20। अंजलि को मन ही मन डर सताने लगी, कहीं बाबूजी दूसरी कोई विकल्प की तलाश में तो नहीं जुटे हैं ताकि एक इस्टाब्लिश्ड इज्जतदार घराने के लड़के से अपनी बेटी के शादी करवा कर विदा कर सकें, क्योंकि पिताजी के तो बहुत से पहचान वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके कोई कालिक हो जिनके जरिए किसी वर की तलाश में जुटे हैं और काल को वह लोग मुझे देखने को आ रहे हैं। अगर वैसा हुआ तो मुझे भी अपनी तरफ से कोई ना कोई योजना बनानी होगी ताकि मेरी शादी केवल प्रकाश से ही हो सके, किसी और से नहीं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मुझे तो प्रकाश से ही शादी करनी है, किसी और से नहीं। किसी और से शादी करके घर बसाने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। उससे पहले तो मैं मर जाना ही पसंद करूंगी। अगला दिन रविवार के सुबह छुट्टी का दिन है। रामस्वरूप जी अपना अखबार में नजर घुमाने लगे और मन ही मन सोचने लगे, प्रकाश से अंजलि का शादी करवा देना सही होगा या नहीं। उनके मन में तरह तरह के वाद विवाद चलती रही। फिर सोचने लगे, ऐसा करते हैं, क्यों ना अपनी मन की बात सभी के सामने रखकर चर्चा की जाए। ऐसी विषय में एक पक्षीय निर्णय ठीक नहीं होता। आता अंजलि तथा उसकी माँ को भी सामने बिठाकर बात की जाए तो ठीक होगी। कोई तो निष्कर्ष निकलेगी। हमें एक से एक इस्टाब्लिश्ड लड़का तो मिल जाएंगे, मगर सही रूप से विचार की जाए तो एक तो उसके साथ शादी करवाने में हमें बेटी के साथ मानसिक तौर पर ज्यादती करने होंगे। उसके बाद भी वह वहाँ पर कितना सुखी होगी कह पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर हम लोग उसकी शादी प्रकाश से करवाते हैं तो निश्चित है कि मानसिक तौर पर वह खुश रहेगी। परिवार में उतार चढ़ाव तो अक्सर चलती रहती है। आर्थिक रूप से कोई भी पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं होते। कमी तो सर्वदा रहती है, चाहे कोई कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, तथा सुख का भी कोई सीमा नहीं होती। कितना भी कोई सुखी हो, परंतु कोई ना कोई तो कमी फिर भी रह जाती है। ऐसे में अगर हमने प्रकाश के साथ अंजलि के शादी करवा दी तो जरूर दोनों मिलकर खुशी खुशी अपने संसार को सजा लेंगे। कभी कभार हम लोग भी उसे मदद कर दिया करेंगे। हालांकि प्रकाश बहुत मुड़ी है तथा खुदगर्ज लड़का नहीं है, हमसे किसी भी तरह का मदद को लेने से इनकार करेगा। हमारे पास उनका भी तोड़ है जिससे दोनों खुशी खुशी अपना परिवार का निर्वाहन कर सकें और खुश रहें, जीवन में खूब तरक्की करें। अगर सही रूप से विचार की जाए तो हमारी ऐसी हैसियत भी तो नहीं है कि किसी इस्टाब्लिश्ड लड़के की खोज करें, क्योंकि उनके भी तो बहुत सारे डिमांड होती है। मैं ठहरा एक साधारण रेलवे कर्मचारी, ऐसे में हमारे भी ऐसी हैसियत नहीं है कि कोई ऊंचे दर्जे की लड़के से बेटी की रिश्ता तय कर सके। सभी लोग अपने बराबर वालों से रिश्ता जोड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसे में मुझे तो यही लड़का सही लग रही है। अपनी पत्नी तथा बेटी को आवाज देकर सामने बिठाते हुए रामस्वरूप जी अपना मन की बातें दोनों के सामने रखते हुए कहते हैं, देखो मेरे विचार में तो यही ठीक लग रही है। अब तुम लोगों के मन में अगर कुछ है तो कहो, उस पर भी विचार कर लेंगे। अपने पति के बातों में पत्नी रुक्मणी देवी बड़ा ही आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगी, यह आप कैसी बातें करने लगे? क्या ऐसा हो सकता है? हमारी एक ही बेटी है, अगर एक से ज्यादा होती तो बात कुछ और होती। जब लोगों में मजबूरी होती है तो लोग ऐसी विकल्प पर विचार करते हैं, परंतु हमारे पास अब ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम लोग ऐसे लड़के के साथ बेटी की शादी करवाएं जिनमें किसी प्रकार की भविष्य ही नजर नहीं आ रही है। अब आप ही बताइए कि उसके पास क्या है? ना कोई ढंग की नौकरी, ना घर। ऐसे आदमी का क्या भविष्य है? कम से कम अपना घर तो होती, चाहे वह उसके पिताजी के ही क्यों ना हो, परंतु यहाँ पर तो वह भी नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो उसका क्या अस्तित्व है? हम लोग ऐसे लड़के के हाथों में हमारी बेटी को कैसे सौंप सकते हैं? अंजलि चुपचाप बैठकर दोनों की बातें सुनती रही और मन ही मन सोचने लगी, एक तरफ जहां बाबूजी का कहना सही है, वहीं माँ जी के कहना भी कुछ गलत नहीं है। हर एक माता पिता के दिमाग में ऐसी कोई तरह की विचार आ जाती है
कोई भी माता पिता ऐसे अनएस्टैब्लिश्ड लड़के के हाथों में अपनी बिटिया को सौंपना नहीं चाहेगा, चाहे घर पर कितना भी मजबूरी क्यों ना हो। तभी रुक्मणी देवी कहने लगी, आप तो इस बात को कितना सहजता से कहने लगे, परंतु सोचकर तो देखिए कि हमारे आत्मीय परिजन सुनेंगे तो क्या कहेंगे। उन्हें आप क्या कहेंगे? उन लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे कि उनके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि ऐसे लड़के के साथ बेटी की शादी करवा रहे हैं। जरूर कोई गड़बड़ी है, जरूर लड़की में कोई खोट है। अंजलि मन ही मन सोचने लगी, मेरी माँ के कथन भी तो सही है, हमने तो कभी इस बात को लेकर सोचा ही नहीं, और आज के दिन में एक ऐसा ही अनचाहे परिस्थितियों के सम्मुखीन होना पड़ेगा, किसे पता थी। अगर पहले से पता होती तो हम भी कभी ऐसी गलती ना करते, परंतु अब तो समस्या यह है कि इस गलती का संशोधन कैसे की जाए उस पर विचार करने होंगे। अब तो केवल यही उपाय मैं देख रही हूँ कि या तो मेरी शादी किसी और जगह पर हो, या तो मेरी शादी प्रकाश के साथ हो जो बिल्कुल गुपचुप तरीके से हो, ताकि किसी और रिश्तेदारों को पता ही ना चल पाए। अगर किसी ने कभी पूछ लिया तो एक ही जवाब होगी कि बेटी ने अपनी पसंद की लड़की से लव मैरिज कर ली, ताकि ऐसे भी लोग 50 तरह की बातें तो करते ही रहेंगे, जो अक्सर देखने को मिलते हैं। और रिश्तेदारों की तो यह एक प्रमुख काम होती है कि बाल की खाल भी उतार कर रख देते हैं। ऐसे में हम लोग किसको किसको खुश करने को सोचेंगे, कोई न कोई तो नाखुश होंगे ही ना। जैसे जैसे समय बीतते जाएंगे वैसे वैसे सभी लोग इस विषय को भूलते चले जाएंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो बाबूजी का कहना भी सही है, परंतु माँ की चिंता भी जायज है, उसे एकदम से हवा में नहीं उड़ा सकते। तीनों जने बहुत ही दुविधा में पड़ गए। रामस्वरूप जी भी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ बेटी की खुशियां हैं, तो दूसरी तरफ लोकलाज की बात जो सामने आ रही है। ऐसी अवस्था में किंकर्तव्य विमूढ़ता की सिवाय अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। आता एकाएक तीनों जने चुपचाप होकर अपने अपने भावनाओं में डुबकी लगाने लगे और अपने ही मन में तरह तरह का विचार करने लगे। मगर रामस्वरूप जी सोचने लगे कि अगर हम लोग इस विवाह से इनकार करते हैं तो भला कल का क्या भरोसा। ऐसा ना हो कि कल को कोई और अनहोनी हो जाए। समय का क्या भरोसा, किसके मन में क्या चल रही है कुछ कह नहीं सकते। फिर हमें ऐसे अनहोनी से बचने की भी तो प्रयास करना होगा। अंजलि को चले जाने को कहते हुए कहने लगे, अच्छा तुम जाओ बेटा, हम लोग थोड़ी और चर्चा करते हुए कुछ निष्कर्ष में पहुंचते हैं। अंजलि उठकर अपने काम में लग जाती है। रामस्वरूप जी अपने पत्नी रुक्मणी देवी को तरह तरह के बातों से समझाने की प्रयास करते रहे, ताकि उनके भी मन में यह बात बैठ जाए कि अपने बेटी के विचारों के खिलाफ जाने से हो सकता है कि कुछ अनहोनी कर बैठे, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। तरह तरह की बातों से अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहें, ताकि उनके मन में सारी बात बैठ जाए तथा अपने पति के विचारों में सहमति प्रदान करें। अंजलि अपने काम में व्यस्त हो गई, मगर उसके मन में भयंकर तूफान चल रही है। मन ही मन सोचने लगी, हम सभी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, उस परीक्षा में हम सभी को पास होना है, मगर इस समय यह कहना मुश्किल है कि परीक्षा के रिजल्ट क्या होगी। मैं उन दोनों के बातों के बीच में जाकर कुछ कहूँ ऐसा भी नहीं हो सकता। बाबूजी बुरा मान जाएंगे। बाबूजी के कथन से तो ऐसा ही लग रही है कि यह प्रकाश को चाहते हैं, मगर खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि माँ जी जिस तरह से उम्मीद लगाकर बैठी है, ऐसी आकांक्षा फलीभूत होंगे कहना मुश्किल है। ऐसे में शायद निष्कर्ष यही निकले कि प्रकाश के साथ मेरी शादी करवाने को राजी हो जाएं। बातों बातों में दोपहर होने वाला है। रामस्वरूप जी कहने लगे, अंजलि की माँ, थोड़ी जल्दी करो, हमें कहीं जाना है, तुम भी मेरे साथ चलोगे। जवाब में रुक्मणी देवी कहने लगी, ऐसे कहाँ जाने की विचार है आपको कि मुझे भी चलना है। ऐसे में रामस्वरूप जी कहते हैं, चलो ना, बाद में चलते चलते कहेंगे। मगर रुक्मणी देवी असहमति जताते हुए कहने लगी, ऐसा कीजिए, आप तो अंजलि को साथ लेकर जाइए,
मैं फिर कभी चली जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जवाब में रामस्वरूप जी कहने लगे, ठीक है, तो फिर हम दोनों चले जाते हैं। तभी अंजलि को आवाज देते हुए कहने लगे, बेटा मेरे साथ चलना है, ठीक है ना? बाजार में कुछ काम है। दोपहर के बाद अंजलि तैयार हो जाती है। पिता रामस्वरूप जी के साथ चलते चलते अंजलि कहने लगी, बाबूजी आपको कहाँ चलना है? जवाब में रामस्वरूप जी कहने लगे, बेटा हम दोनों आज प्रकाश के माता पिता के पास जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि उनके मन में क्या विचार है। हमें किसी काम के लिए आगे की ओर अग्रसर होने से पहले बहुत कुछ विचार करके देखना जरूरी है, ताकि भावनाओं में बहकने के बजाय सही निर्णय ली जा सके। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।